ठीक है. सो नाउ लेट अस टॉक कि what are the conditions in which the stall can happen. ठीक. Firstly, excessive fuel flow. या फिर इसका दूसरा वर्ड क्या है? Abrupt engine acceleration. तो होता क्या है, आपके पास आपका कंप्रेसर, ठीक है. नाउ द कंप्रेसर इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड to push the air behind. Why is it trying very hard to push the air behind? It is trying very hard to push the air behind because you have a normal atmospheric pressure here, and as you're going behind, the atmospheric pressure is increasing, the pressure is increasing. So what is the pressure gradient telling you? From here to here. But where is the air actually flowing? From here to here. Correct or incorrect? Correct. So the air is flowing from here to here. That is a problem or not a problem? So what is the problem? The problem is the tendency of the air to come from. ठीक है. So now the compressor has to work very 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 hard. Now अगर आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होता है combustion chamber. कंबशन चेम्बर में आपने बहुत लो स्पीड पे या बहुत लो आरपीएम पे, जब आपका इंजन उतना कुछ ज़्यादा हाई पावर पे नहीं है, आपने क्या कर दिया, आपने बहुत एब्रप्टली इंजन में एक्सेलरेट कर दिया, थ्रस्ट लीवर फुल कर दिया जेट इंजन में. तो पिस्टन इंजन में क्या, तुम थ्रस्ट लीवर एक बार में फुल कर देते हो तो बढ़िया हो जाता है, आ ही जाता है पावर, क्योंकि वो पिस्टन इंजन इज वेरी रिस्पॉन्सिव. जेट इंजन में ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू स्पूल. ठीक है. सो यहाँ पे आपने क्या किया, अचानक से आपने इंजन एक्सीलरेट कर दिया, यहाँ पे फ्यूल पंप्स बहुत सारा फ्यूल फेंकना शुरू कर देंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर डाल देंगे. सो एक तरफ से तो ये क्या है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है ना. नाउ द कंप्रेसर हैज टू वर्क इवन हार्डर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. नहीं, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. वी डोंट वांट दैट. तो इसकी वजह से डू यू थिंक कि एक एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो सकता है? यस. वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो प्रेशर ग्रेडियंट बोलेगा नहीं, हम तो यहाँ जाना चाहते हैं. तो द नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लिटिल लेस, बिकॉज आपका इंजन उस टाइम पे फॉर दैट स्प्लिट सेकेंड, ये सब स्प्लिट सेकेंड में ही होता है, वो तो उतनी ज़्यादा आरपीएम पे काम नहीं कर रहा, उतना ज़्यादा वो बैक प्रेशर तो नहीं झेल पाएगा. बेसिकली बैक प्रेशर इंक्रीज हो गया. क्या हो गया? इंक्रीज्ड कंबशन चेम्बर बैक प्रेशर. अब बैक प्रेशर बढ़ेगा तो हवा पीछे से ही ना जाना चाहेगी. ठीक है. Then we have turbulent inlet of airflow. Turbulent airflow inlet. Now, if all laminar flow is coming to the compressor, the entire component of the velocity is entering inside. But if there is some turbulent flow, what is turbulent flow? The difference between laminar and turbulent flow is basically laminar एक line follow करेगा, turbulent एक line follow नहीं करेगा, turbulent कहीं पे भी जाएगा.
ये इधर जाएगा, 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 will go anywhere. ठीक है, no doubts. But because it is going in every single direction, the component of velocity that is acting backwards is reduced. क्योंकि एक कंपोनेंट इधर जाना चाह रहा है, कंपोनेंट उधर जाना, तो नेट रिजल्ट, नेट कंपोनेंट जो पीछे की तरफ जाना चाह रहा है वो तो कम हो गया ना. दैट इज वाई इनटेक में हम लोगों को चाहिए था कि भाई वो लैमिनर एयरफ्लो ही भेजे. अंडरस्टूड? समझ आया पक्का? सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कंटामिनेटेड कंप्रेसर. कंटामिनेटेड और डैमेज कंप्रेसर. बिकॉज कंटामिनेटेड और डैमेज कंप्रेसर होगा तो टर्बुलेंट एयर फ्लो होगी. ठीक है. अच्छा, एक और हो सकता है, कंटामिनेटेड और डैमेज टरबाइन. अगर टरबाइन घटिया है तो उससे क्या लेना देना, कंप्रेसर में होता है ना स्टॉल. बिकॉज अगर टरबाइन घटिया होगी सो इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर sufficient power टू कंप्रेसर. और अगर कंप्रेसर के पास पावर जाएगी नहीं तो वो बैक प्रेशर को कैसे झेलेगा? कुछ बैक प्रेशर तो ऑलवेज रहता ही है, क्योंकि कंबशन चेंबर तो ज्यादा प्रेशर पे रहता है ना. दैट इज व्हाई द कंप्रेसर इज डूइंग वर्क इन कंप्रेसिंग द एयर अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है, कोई डाउट? लास्टली, एक्सेसिव फ्यूल फ्लो, एब्रप्ट इंजन एक्सेलरेशन, इसका कंप्लीट उल्टा. एक्सेसिव लीन फ्यूल. लीन फ्यूल मतलब बहुत कम. तो ये क्या हो जाएगा? एब्रप्ट इंजन डीसेलरेशन. There is no such thing as de-acceleration. There is deceleration. Deceleration क्या होता है? Deceleration में बेसिकली कंबशन चेंबर में जितना भी हाई प्रेशर था वो अचानक से कम हो जाएगा, तो एक्सियल वेलोसिटी बढ़ जाएगी. अब जानवी कह रही है एक्सियल वेलोसिटी बढ़ने से स्टॉल कैसे? तो अब आपका इंजन का कंप्रेसर ब्लेड वो ये आरपीएम पे काम कर रहा है और ये एक्सियल वेलोसिटी पे काम कर रहा है. बेटा अगर ये कम किया तो प्रॉब्लम, एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाएगा. लेकिन अगर अचानक से एक्सियल वेलोसिटी बढ़ भी गई तो भी तो प्रॉब्लम है. अगर अचानक से एक्सियल वेलोसिटी बढ़ भी गई तो भी तो प्रॉब्लम है. तब वो इधर से हवा आएगी, इधर स्टॉल हो जाएगा. वी विल हैव नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक. ये तुम्हारा एयर फ्लो है. तुम ये आरपीएम पे काम कर रहे हो, ये तुम्हारी एक्सियल वेलोसिटी थी, तुम 4 डिग्री मेंटेन कर रहे हो. ठीक है, ये तुम्हारी कॉर्ड लाइन है. लेकिन अभी अगर तुम्हारी एक्सियल वेलोसिटी बढ़ गई तो एयर फ्लो इज कमिंग लाइक दिस इज ऑल्सो अ स्टॉल बट फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, बेसिकली एयर फ्लो जो भी ब्रेक कर दे. ठीक है. What is a stall? Stall is a partial breakdown. What is a stall? Partial breakdown. Please make a note. So these are the conditions that are leading to the stall. अब अगर ये conditions होती हैं तो तुमको पता कैसे चलेगा कि stall हुआ इंजन? Indications क्या है? पहला stall का देखते हैं. Stall में you will hear a loud bang. ठप ठप ठप. भम 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 ऐसे आवाज आती पूरी.
लाउड बैंग, कानों से आपको एक चीज सुनाई देगी ये, ठीक है। ईजीटी बढ़ जाना, ईजीटी इंक्रीजेस, व्हाट इज ईजीटी, पता? एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। पता नहीं, मैंने शायद आप लोगों को ग्रुप पे वो भेजा होगा इमेज, जहाँ पे मैंने बताया था कि हर जगह पे प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस जहाँ पे होती हैं एग्जॉस्ट नोजल में, वहाँ पे जो गैसेस हैं उनका भी टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बेटा। अगर ज़्यादा थ्रस्ट दे रहे हो तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा एग्जॉस्ट में, कम थ्रस्ट दे रहे हो तो कम टेम्परेचर होगा एग्जॉस्ट में, करेक्ट। अब अगर यहाँ से तुम्हारे पास हवा ही उतनी नहीं आ रही है कंबशन चेम्बर में जाने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए हवा आती है, तो वो हवा उसको कूलिंग का भी इफेक्ट करती है ना। इनफैक्ट ये जो कंबशन चेम्बर है, जितनी भी आप हवा कंप्रेस करते हो उसमें से सिर्फ 20% ऑफ दी हवा पे हम लोग आग लगाते हैं, बाकी 80% कंबशन चेम्बर में भी एक्सपेंशन और कूलिंग के लिए यूज होती है। दैट इज हाउ एफिशिएंट जेट इंजन आर। तो अब अगर बाकी की एयर फ्लो रुक गई और यहाँ पे तुम फ्यूल डाल के बर्न किए जा रहे हो और यहाँ से एयर फ्लो आ ही नहीं रही, यहाँ से एयर फ्लो आ ही नहीं रही क्योंकि स्टॉल हो गया, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे तुम्हारा इंक्रीज होते हुए दिखेगा, है ना। कोई डाउट? पक्का? बताओ जानवी, क्या डाउट? एक बार वापस एक्सप्लेन कर लो ये वाला। एग्जॉस्ट गैस इंडिकेशंस इज एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर विल इंक्रीज। व्हाई विल द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज? बिकॉज ये गर्म हवा छोड़ रहा है तुम्हारा कंबशन चेम्बर। नॉर्मली छोड़ता है, नॉर्मली भी तो गर्म हवा छोड़ता है, तब तो ईजीटी नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ से और हवा भी तो आ रही है उसको रिप्लेस करने के लिए, कंप्रेसर्स कंटिन्यूसली फीडिंग यू है नो। तुम खाते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, खाते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, खाते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, ये कूलिंग करेगा तुम्हारी, ये वाली हवा कूलिंग में हेल्प देगी। अब मान लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे फ्यूल आ रही है, आग आ रही है, देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर फ्लो, देयर इज ओनली फ्यूल एंड फायर। Do you think the temperature at the exhaust will increase? This is it. Okay? कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का? भाई सिंपल है, कंप्रेसर जो हवा दे रहा है वो हवा कंबशन चेम्बर के गैसेस को ठंडा कर रहा है। तो एग्जॉस्ट गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे, नॉर्मल मतलब 900 डिग्री सेल्सियस, 800 900 डिग्री सेल्सियस। अगर 1020 हो गया, 1100 हो गया, तो दैट इज एक्सेसिव एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। वो कब होगा? जब स्टॉल होगा। नॉर्मल है तो वो 900 के ऊपर नहीं जाएगा। So if it is going beyond a certain value, that means you don't have sufficient cooling, and there's only one reason why, that is a stall. Understood? Pakka? Then we have a surge. Surge के क्या indications है? Same. Loud bang, visible flames from front, visible flames from front of the engine, ठीक है। यो मतलब एक साइड का थ्रस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो तुम्हारे पास एक साइड थ्रस्ट नहीं है, तो तुम्हारा जहाज यॉ करना चाहिए।
Lastly, rise in EGT. Excessive, large इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज राइज इन ईजीटी तो आप स्टॉल में कर सकते हो, लेकिन स्टर्ज में क्या है, लार्ज राइज इन ईजीटी. ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? पक्का? Can you explain contaminated and damaged compressor part? जो reasons है. Absolutely. Contaminated and damaged compressor कैसे करेगा? See, we don't want turbulent airflow, okay? So if this has simply this is very much similar to what you have studied in POF. If you have a contaminated wing, does your stall characteristics become worse? Why? Because the tendency of the airflow to separate from the increases. Okay. Similarly, if the blade is also contaminated, the tendency of the separation will, it's the same. Understood? Yes, yes. Sure. Take a short break. We shall talk about the prevention of stall and surge in some time. Okay. So how do we prevent a stall and a surge? The only way to prevent a stall and a surge is to, हमारा तुक क्या है? The tuk is to prevent a stall or a surge. Now surge और stall क्यों हुआ? क्योंकि हमारी axial velocity गिर गई and the mass flow through the engine गिर गया. करेक्ट? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? You need to increase the axial velocity or you need to increase the mass flow. That is the solution. Correct? So we'll talk about what the solution is. There are 5 solutions. ठीक है जी? Take a quick break and then we'll meet. So how do we prevent a stall? Two main things. We have to increase the airflow, maintain the mass flow, and जो back pressure है उसको कम करना है, axial velocity बढ़ानी है, या फिर एंगल बेसिकली 14 डिग्रीज के ऊपर या 16 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंगल सही रहना चाहिए. सो देयर आर बेसिकली 5 ways to control or to prevent a stall. Okay, there are 5 ways. First, variable inlet guide vanes, VIGVs. Variable inlet guide vane. Second, variable stator vane. Variable stator vane. Then compressor bleed. Then multi-spool compressors. Lastly, we have ACC, active clearance control. लिख लिया? शुरू करें? चलो. So what are variable inlet guide vanes? So variable inlet guide vanes and variable stator vanes are both भाई भाई. ये दोनों भाई भाई. ठीक है? So let me just tell you what are guide vanes and stator vanes. So you have the front fan. Okay, this front fan is also known as the low pressure compressor. So behind this, the airflow gets divided into 2 parts. You have the cold airflow and you have the hot airflow. Hot airflow flows through the core of the engine. Now we are going to talk about the core of the engine. Okay, this core of the engine has a compressor. Agreed? This compressor has 2 parts. It first has a rotor drum
in the middle. This rotor drum also has discs or vanes attached to it, correct? So these are rotor blades or vanes. Now stall क्या होता है? ये मूविंग डिवाइस है, यही स्टॉल होता है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि एयर फ्लो एक इस एंगल पे आनी चाहिए थी, या तो वो इस एंगल से आ जाती है या तो इस एंगल से आ जाती है. So what we want is we want to control the angle at which the airflow hits this particular vane, correct? Correct, yes or no? Yes. So what do we do? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 1 2 3 4 जो पहले 3-4 स्टेज होते हैं, उनके पहले हम लोग ये जो देखो ये वाला एरिया क्या है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर. स्टेटर 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 स्टेटर. सो दिस एंड दिस हम लोगों ने इसको एक वेरिएबल चीज बना दी. वेरिएबल बना दिया मतलब ये स्टेटस क्या करेंगे? सो दीज हाउ डू दी स्टेटस वर्क यार? स्टेटस कुछ ऐसे रहते हैं. आई विल सेंड यू एन इमेज. So you said see this particular image. So now there is a rotor stage and there is a stator stage. So this is the rotor stage. This is the rotor stage. Okay. Now what can we do? All these blades are like this. तो मतलब ये सारे एयरफ्लो को एक सर्टेन एंगल पे इसको फेंक रहे हैं. अब ये तुम्हारे ब्लेड्स ऐसे हैं. दैट मीन्स हवा इस एंगल पे आ रही है, हवा इस एंगल पे आके इसको लग रही है, इस एंगल पे आके इसको लग रही है. अगर मान लो, करेक्ट. So these stator vanes, they are controlling the angle at which the airflow hits the rotor. Yes. So by changing the angle of the stator vanes, can I prevent a stall? Yes. Variable stator vanes यही. Variable stator vanes यही. कोई डाउट? पक्की बात? So as I have taught you, जैसे आप पीछे जाते जाते हो, कंप्रेसर का ब्लेड और ऐसे होते जाता है. और जब आप आगे रहते हो, इंजन के फ्रंट पोर्शन पे आते हो, कंप्रेसर का ब्लेड ऐसे रहता है, करेक्ट? खुला हुआ रहता है. सो इफ यू आर लुकिंग एट इट, ये खुला हुआ है, ये बंद है. खुला हुआ है, बंद है, करेक्ट? इट्स मोर कर्व्ड. तो जैसे आप पीछे जाते जाते हो वो और कर्व्ड होते जाते हैं, फाइन होते जाते हैं. ठीक है? So and this is not also just when you're going through a stage and behind. This is also when you're operating at different airspeed, at different axial velocity, and this is also important when you're operating at different RPMs. For example, if you're operating at a very high RPM, then also a stall can happen if you don't have sufficient axial velocity. देखो फंडा, देखो ज्यादा थ्रस्ट, अगर आप ज्यादा आरपीएम तो एक्सियल वेलोसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. फंडा यही कहता है. अगर ये तुम्हारा ब्लेड है, सिंपल रखते चीजों को, अगर तुम्हारी आरपीएम इतनी है तो तुम्हारी एक्सियल वेलोसिटी भी इतनी होनी चाहिए ताकि एंगल ऐसा रहे. अगर तुम आरपीएम बढ़ा देते हो तो तुमको एक्सियल वेलोसिटी यहां से इतनी बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है. लेकिन अगर मान लो तुम्हारी आरपीएम तुमने बढ़ा दी लेकिन एक्सियल वेलोसिटी नहीं बढ़ी, तो एंगल चेंज हो जाएगा. सो अगर आप रैपिडली इंजन एडवांस कर रहे हो तो आरपीएम अचानक से बढ़ जाएगी, एक्सियल वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, राइट? We will have a problem. So in such cases, mechanical alteration devices, just like the variable stator vanes, they will come into play. They will force the air to come at a certain angle. ठीक है? They will maintain the optimum angle of attack at the rotor stage. And ये सिर्फ एक नहीं, throughout होगा. Throughout कैसे? मतलब देखो, look at the image that I am sending in the group. ये देखो, तो इसमें जो रेड वाले हैं वो रोटर स्टेजेस हैं.
इसमें जो रेड वाले वो रोटर स्टेजेस हैं, ठीक है। अब लुक एट द ब्लू ones. Blue ones are the ones they are connected to the outer air casing, ठीक है। अब ये आउटर एयर केसिंग को देखो, ये एक वाल्व से, ये कुछ वाल्व से कनेक्टेड है। सो इट्स लाइक दिस 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 दिस, राइट। तो अब ये क्या करते हैं, तो मैं एक रिंग है, ठीक है, वो रिंग ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे मूव कर सकती है। दिस रिंग कैन मूव लाइक दिस रिंग कैन मूव लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। अब जब वो रिंग ऐसे ऐसे मूव करेगी तो वो स्टेटर वेन्स को भी ऐसे और ऐसे रोटेट करवा सकती है, करेक्ट। So by moving the ring, I can control the angle of the stator vanes. All the stator vanes at once. है ना। तो ये हो गया वेरिएबल स्टेटर वेन्स, ठीक है। जैसे 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 आप पीछे आते जाते हो, जैसे 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 पीछे आते जाते हो, ये जो रोटर ब्लेड्स है वो क्लोज होती जाती है। लिख लो, एज यू गो behind the engine, the rotor blades go to a closed position or a fine position. At high RPMs, the state variable stator vanes, they go to a closed position or a fine position. ठीक है। When you are behind and high RPM, it will be at closed or fine. ठीक है। Low power and low RPM is open position or coarse position. Coarse. Understood? कोई डाउट? पीछे हाई प्रेशर कंप्रेसर हाई आरपीएम पे होता है, और हाई आरपीएम मतलब हाई पावर, और हाई प्रेशर कंप्रेसर ज्यादा घुमा हुआ रहता है, करेक्ट। सो व्हेनेवर यू आर एट हाई पावर, द स्टेटर वेन्स विल गो क्लोज्ड और फाइन। सिमिलरली जब आप आगे आते हो तो वो लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, वो लो आरपीएम पे चलता है ना। तो वो खुला हुआ रहता है, इट्स मोर इन दी ओपन पोजिशन और कोर्स, COARSE, कोर्स पोजिशन, ठीक है। अब ये तो तब होगा ना यार, जब ये सब तो हम लोग तब देखेंगे जब रोटर स्टेज के पीछे होगा, क्योंकि पहले रोटर आता है, फिर स्टेटर आता है, फिर रोटर आता है, फिर स्टेटर आता है, राइट। पहले डिफ्यूजर आता, पहले इम्पेलर आता है, फिर डिफ्यूजर आता था। पहले आप उसमें ऐड करोगे, फिर आप स्टेटर में जाओगे। लेकिन पहले रोटर स्टेज का ध्यान कौन रखेगा? कोई तो रखना चाहिए पहले रोटर स्टेज का ध्यान। तब हम लोगों के पास आ जाता है समथिंग नोन एज, यही सेम चीज, ये जो वेरिएबल स्टेटर वेन है, बट क्योंकि ये कंप्रेसर के अंदर का हिस्सा नहीं, बाहर का हिस्सा होगा, एक और स्टेज, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनलेट गाइड वेन, VIGVs, और ये VSVs। VIGV एक पहले वाला हुआ, ठीक है। फर्स्ट आपका जो रोटर स्टेज है उसके भी सामने लगे होते हैं। ये जनरली आपको कब हेल्प करते हैं? लो आरपीएम पे जो स्टॉल होता है उसमें हेल्प करते हैं। कोई डाउट? एक सेकंड ना, शायद मैंने, हो सकता है वो गलत बोला होगा आपको।
बिकॉज VIGVs में उल्टा फंडा लिखा हुआ. Any which ways, तो ये जो वाला फंडा है ना, एंगल कम होना एंगल ज्यादा होना, एक बार हम लोग उसको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके तब भी देखेंगे. ठीक है जी, कोई डाउट? सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड VIGVs एंड VSVs? कोई डाउट है इनमें? क्या करते हैं, मैकेनिकली हम लोग एयर फ्लो के एंगल को चेंज कर रहे हैं. मैकेनिकली हम लोग एयर फ्लो के एंगल को चेंज कर रहे हैं ताकि हमको एक ऑप्टिमम एंगल मिले एट द रोटर स्टेज सो दैट इट डज नॉट स्टॉल. कोई डाउट? Now let us talk about compressor bleeds. What do you understand by bleeding? Srishti? I'm unsure. You're not sure? Ever had a breakup? Bleed. Okay. नशे काटी है? नहीं, वो नहीं काटी. वो कौन सी मूवी थी? दिल धड़कने दो. बटर नाइफ नहीं, प्रॉपर नाइफ है ना? What is bleeding? Blood oozing out of your body. ठीक है. So now there is a particular duct which is carrying certain amount of fluid. मैंने इस डक्ट में छोटा सा छेद कर दिया तो वो फ्लूइड यहाँ से लीक करेगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दूँ एंड मैं यहाँ से हवा टैप करना शुरू कर दूँ, दिस इज ब्लीड एयर. ओके, compressed air which is at high pressure and at high temperature. कोई डाउट? पक्का? Now what is the funda of air bleed? And how will it help us prevent a stall? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉल प्रिवेंट करने के मेरे पास 2-3 तरीके हैं. मास फ्लो बढ़ा दो. प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो कंप्रेसर स्टॉल आपका यहाँ पे हुआ, पीछे के स्टेजेस में हुआ. ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है. मान लो यहाँ पे आपका कंप्रेसर स्टॉल हुआ. ठीक है, अब हवा जाना चाहती है पीछे. जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, स्टॉल हो गया. तो अब वो जाके यहाँ पे भी रुक जाएगी. सो अब ये स्टेज भी स्टॉल हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव ब्लीड एयर. ये यहाँ पे जाके रुक जा रहा था, इसीलिए रुकावट मिल रही थी. बट इफ वी हैव ब्लीड एयर, इफ वी अलाउ द सिस्टम टू ब्लीड, यहाँ पे जो जाम लगा हुआ है वो घट जाएगा. हाँ कि ना? हाँ. सो ब्लीड एयर, अब मान लो if let's say this particular stage of the engine has stalled, ठीक है, that means the airflow cannot move beyond this. Why can it not move beyond this? Because axial velocity कम है. यहाँ पे मे भी बहुत हाई प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पे बहुत एक्सेसिव हवा है. अगर मैं यहाँ की एक्सेस हवा को हटा दूं, ये क्या हो रहा है, ये चोक हो रहा है ना, जा नहीं सकती है कुछ चीज, तब भी तुम उसके अंदर भेजते जाओ. इट्स चोक्ड. तो चोक्ड चीज को हटाने का एक ही काम कर सकते हैं, विच इज ब्लीड. ब्लीड 2 जगह से ली जाती है, हमेशा याद रखना. एक इंटरमीडिएट वाली ब्लीड ली जाती है इंजन में. देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज टू ब्लीडिंग एंड देयर इज अ हाई प्रेशर स्टेज. So this is the low pressure stage, intermediate pressure stage, high pressure stage of bleeding, correct?
तो लो प्रेशर से तो क्या ही करेंगे हम लोग, स्टॉल होता है पीछे वाले सेक्शन में होता है ज़्यादा हमेशा, क्योंकि हाई आरपीएम वहीं पे रहती है। ठीक, तो नाउ इफ वी ब्लीड द एयर फ्लो, more mass will be able to flow. We are maintaining the mass flow of air. Do you guys agree with this? ठीक है, listen to the line which is said in the Oxford. As explained earlier, when the engine slows down or whatever, the compression ratio decrease and the volume of the air at the rear of the compressor will be greater. Basically वो engine deceleration का केस कंसिडर कर रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि बेटा पीछे की तरफ प्रेशर हाई, सामने की तरफ लो प्रेशर, ये बताना चाह रहा है। The excess volume causes choking at the rear of the compressor. This decreases the mass flow. मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ रहा हूँ, मैंने जो हिंदी में समझाया वही मैं अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड में वही लिखा है। This decreases the mass flow. If the mass flow is decreased, this in turn causes a decrease in the axial velocity of the air. This reduces the tendency to stall. How does it correction increase the tendency to stall? भाई देख, यहाँ पे कम वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, ठीक है। अब अंदर हवा कम जा रही है और मास फ्लो कम होगा, उसको एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम। सो इट्स नॉट, इट डज नॉट हैपन एट वंस ऑलवेज, इट कैन ऑल्सो बिल्ड अप ओवर टाइम। ठीक है, ठीक है जी। सो बट इफ अ कंप्रेसर ब्लीड वाल्व, but if a compressor bleed valve is taken, if a compressor bleed valve is introduced into the intermediate stage of the compressor and the high pressure stage of the compressor, it can be opened to allow the air to be bled off, to allow the air to be bled off, to allow the excess volume of the air which was causing the jam here to escape। यही ऑक्सफोर्ड में लिखा। इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं हवा को बोल रहा है जाम हटाओ, जाम हटाओ, ट्रैफिक का जाम हटाओ, तो ज्यादा गाड़ियां पास कर पाएंगी। दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एयर एट द अर्लियर स्टेजेस। उससे पहले जितनी भी स्टेजेस है उसमें ज्यादा वेलोसिटी आएगी, सो दिस विल रिड्यूस द चोकिंग इफेक्ट। कोई डाउट? सो लो आरपीएम पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, when do we use it? We use it during low rpm. Did you understand what is compressor bleeding? But there is a disadvantage. There is a disadvantage. What is the disadvantage? The disadvantage is that it will cause a loss of thrust. सृष्टि, अगर आपने हाथ में खून नहीं दिया एंड आप खून बाहर लेके जा रहे हो, तो जहां खून जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, कंबशन चेंबर में खून नहीं जा रहा है। सीख क्या मिलती है? ब्लीडिंग इज गुड व्हेन इट इज एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, कोई डाउट नहीं? सो अब मैंने आपको बोला कि भाई चलो कंप्रेसर ब्लीड समझ आ गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टी स्पूल कंप्रेसर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टी स्पूल कंप्रेसर्स। व्हाट इज मल्टी स्पूल कंप्रेसर? पहले लोग, जब मैं समझा रहा था जेट इंजन, तो आप लोगों ने पूछा था ना यार दो स्पूल क्यों है, एक के ऊपर एक क्यों है? एक क्यों नहीं है, सिंपल रखो ना चीजों को, स्टॉल प्रिवेंट करने के लिए होता। देखो फंडा समझा रहे हो, बहुत देसी फंडा। देख, अगर ये पूरा कंप्रेसर है तेरा, ये लो प्रेशर वाला पार्ट है या हाई प्रेशर वाला पार्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे एक्सियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे एक्सियल वेलोसिटी तेरी इतनी है, यहाँ पे तेरी एक्सियल वेलोसिटी इतनी है। अब तो क्या मतलब तुम इन दोनों को सेम आरपीएम पे हैंडल कर सकते हो?
नहीं, कुछ तो अंतर होगा इनका। अगर मान लो तुमने एक्सियल वेलोसिटी मोटा मोटा कांस्टेंट रखा है, मान लो तुम्हारा एक्सियल वेलोसिटी इतना है, एक्सियल वेलोसिटी इतना है, ठीक है। नाउ टेल मी समथिंग, दिस इज द ब्लेड and this is the RPM. And this is the blade. And this is the RPM. तो अब तुम्हारा एफिशिएंट एंगल ऑफ अटैक कहाँ पे, यहाँ पे है ना। लेकिन ये तो स्टॉल हो रखा, ये तो स्टॉल हो रखा है ना। तो एक काम करते हैं, आरपीएम कम कर देते हैं कंप्रेसर का। चलो ठीक है, आरपीएम कम करो। जब मैंने आरपीएम कम की तो ये वाला सही से काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने आरपीएम कम की तो ये वाला बंदा जो था ये स्टॉल कर गया, क्योंकि हवा उसको ऐसे आनी चाहिए थी, हवा उसको ऐसे आ रही है, स्टॉल कर गया, सही एंगल पे नहीं आ रही। तो यू कैन नॉट डील विद दिस द सेम वे दैट यू हैव डेल्ट विद दिस। सो आप क्या करते थे, तो पहले क्या होता था, अगर आपके पास सिंगल स्पूल कंप्रेसर है, आप ज्यादा एफिशिएंटली नहीं मैनेज कर पा रहे थे। मल्टी स्पूल कंप्रेसर्स, ऑक्सफोर्ड क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड कहती है अर्ली एक्सियल फ्लो इंजन्स आर डेवलप्ड बाय एडिंग मोर कंप्रेसर स्टेजेस ऑन वन शाफ्ट। एक ही शाफ्ट पे, एक ही स्पूल पे ज्यादा कंप्रेसर के स्टेजेस ऐड कर देते थे, तो कंप्रेशन रेशियो मिलता था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इट मेड इट इन 1 minute। हाँ, so where was I? Yes, I was saying, so this was, now you added a lot of stages to the same shaft. Now this made it very increasingly difficult to retain the flexibility in terms of engine speed. समझाता हूँ। Compressor blade angles, compressor का blade angle, blade का angle, they are arranged to give you some peak performance, but at the maximum RPM, क्योंकि तुम जब क्रूज कर रहे हो 4 घंटे तो तुम ऑलमोस्ट मैक्सिमम आरपीएम पे क्रूज कर रहे हो, राइट। तो जो ब्लेड का जो एंगल होगा रोटर का, रोटर का एंगल तुम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल स्टेटर वेन्स रख सकते हो, रोटर का तुम एक ही एंगल रखोगे, एंड वो क्या एंगल होगा, दिस विल गिव यू द पीक परफॉर्मेंस एट मैक्सिमम आरपीएम। अब अलग अलग एक्सियल वेलोसिटी के लिए, अलग अलग एक्सियल वेलोसिटी के लिए तुम अलग अलग ब्लेड बनाओगे, तो देखो क्या होगा। So compressor blade angles are arranged to give peak performance of around maximum RPM. At this particular stage, the axial velocity of the airflow and the RPM, they both give you the most optimum angle of attack over the blade. Correct? But अगर आप इंजन की RPM कम करते हो, तो ये वेक्टर डायग्राम जो था, जो मैंने आपको इसका वेक्टर डायग्राम जो बना के दिया था, ऐसा और ऐसा वाला, ये चेंज हो जाएगा एंड वो ऑप्टिमम नहीं रहेगा, है ना। तो अगर आपने आरपीएम कम कर दी, स्टॉल, एक्सियल वेलोसिटी कम हो गई, स्टॉल। तो इसको ओवरकम करने के लिए अब या तो हाई प्रेशर स्टेज स्टॉल होगा, जैसे मैंने सिखाया था पहले वाले में, अगर मैं एक को करने जाऊं तो दूसरा स्टॉल हो रहा है, दूसरे को करने जाऊं तो तीसरा स्टॉल हो रहा है, पहला वाला स्टॉल हो रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए व्हाट डिड वी डू, वी स्प्लिट द कंप्रेसर। एक काम करो, बीच में तोड़ दो इनको, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग शाफ्ट पे घूमेगा और ये वाला अलग शाफ्ट पे घूमेगा, तो इसकी आरपीएम अलग होगी, इसकी आरपीएम अलग होगी। सो ये वाला जो कंप्रेसर है, हाई प्रेशर वाला जो कंप्रेसर है, उसका ब्लेड एंगल कुछ यूं रहता है, एंड दिस वर्क्स एट अ वेरी वेरी हाई आरपीएम, एंड इधर एक्सियल वेलोसिटी कम होती है, एंड ये वाले दे वर्क एट अ लोअर आरपीएम एंड एक्सियल वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाया हुआ है डायग्राम, इतने ज्यादा चेंजेस नहीं रहते, बट दिस इज द फंडा। बिकॉज नाउ दैट वी स्प्लिटेड इट, हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया,
Now this is also efficient, this is also efficient. ठीक है? And this entire compressor shaft turbine, this entire section, compressor shaft turbine, is now known as a spool. सिंगल हुआ था shaft, अभी हम लोग इसको कहते हैं spools. ठीक है? So now by making it different, multi-spool, हम लोग we can better control the RPM and the vector diagram. ठीक है? कोई डाउट? लास्ट चीज एक्टिव क्लियरेंस कंट्रोल. तो ये जो लास्ट के दो मैंने बता रहा हूँ ना, मल्टी स्पूल कंप्रेसर्स, चलो दे हैव नाउ एटलीस्ट गॉटन ओल्ड. अभी तो 3 स्पूल, ट्रिपल स्पूल कंप्रेसर्स भी आने लगे हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्टिव क्लियरेंस कंट्रोल. एक्टिव क्लियरेंस कंट्रोल इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग. आपको पुराने वाले बुक्स में मिलेगा भी नहीं. व्हाट इज एक्टिव क्लियरेंस कंट्रोल? दिस इज द केसिंग, दिस इज द ब्लेड. अब ये जो ब्लेड और जो केसिंग है, इसके बीच में पता है कितना गैप होता है? डू यू थिंक आप ये ब्लेड और इसके केसिंग के बीच में आप एक पेपर घुसा सकते हो? क्या लगता है, घुसेगा? एक पेपर घुसेगा? नहीं घुसेगा. इतना कम गैप रहता है, इतना कम गैप रहता है. ठीक है? नाउ द प्रॉब्लम, जब आपका इंजन उतने हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करता है, अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस में ऑपरेट करता है, द कंप्रेसर ब्लेड्स कैन एक्सपैंड, द एयर केसिंग कैन एक्सपैंड. अंदर तो आग लग रही है ना भाई, 200-300 डिग्री सेल्सियस हवा कंप्रेस हुई है, अंदर तो आग लग रही है. So it can expand. So what happens when it expands is axial velocity change हो जाती है. कैसे? अरे बहुत सिंपल है यार. अगर ये पूरा एन्युलस जो था तुम्हारा, ये तुम्हारा रोटर है, अगर तुम्हारा एन्युलस डाइवर्ज कर गया थोड़ा, तुम्हारा एन्युलस पहले इतना सा था, अब तुम्हारा एन्युलस डाइवर्ज कर गया, वेलोसिटी विल फॉल. अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, एन्युलस को थोड़ा छोटा कर देंगे सो दैट द वेलोसिटी विल इंक्रीज. रिमेंबर हम लोगों ने वेलोसिटी कम करने के लिए एन्युलस को कन्वर्जेंट बनाया था, राइट? मेंटेनिंग एक्सियल वेलोसिटी, जानवी, मेंटेनिंग एक्सियल वेलोसिटी, राइट? तो अब throughout the engine speed range, throughout the operational envelope of the engine, हम लोग चाहते हैं कि ये जो रहे ना, मिनिमम से मिनिमम रहे. अब हम लोगों ने तो उसको हर एक केस के लिए बनाया हुआ है कि भाई वर्स्ट से वर्स्ट, अगर वो ब्लेड थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो भी वो टच ना करे एयर केसिंग को, बाहर की केसिंग को, तो हम लोग उसको थोड़ा मार्जिन के साथ बनाते हैं. लेकिन अभी साइंस इतनी अच्छी डेवलप हो गई है कि अभी हम लोग, जो पंखा है ना, मैंने बताया ना यहाँ पे बड़ा पंखा रहता है, यहाँ पे ऐसे बड़ा पंखा रहता है, तो ये पंखे की हवा तो ठंडी हवा होती है. हम लोग ये ठंडी हवा को लेते हैं, थोड़ी सी ये यहाँ से ठंडी हवा टैप कर लेंगे, और वो ठंडी हवा हम लोग ये केसिंग के अराउंड फ्लो करवाते हैं थ्रू आउट, जिससे वो जो केसिंग एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. अब हम ठंडा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, गर्मी तो अंदर से ही मिल रही है उसको, है ना, उसको गर्माश तो अंदर से मिल रही है, तो वो एक्सपैंड होना चाहती है. बट what can we do? We can actually vary the size of the air annulus. By cooling the air casing of the compressor, we can cause it to shrink. पहले क्या होता था, ब्लेड टिप और उसके बीच में इतनी गैप है, थोड़ी गैप है, अब हम लोगों ने उसको थोड़ा श्रिंक कर दिया, तो एक्सियल वेलोसिटी बढ़ेगी मार्जिनली, बट बढ़ेगी तो सही, एंड कंप्रेसर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि नाउ द कंप्रेसर, अब कुछ हवा कंप्रेसर के ब्लेड के ऊपर से चली जाएगी. नाउ अब केसिंग अगर तुम्हारे इतने करीब आ चुकी है,
air will not leak. There will be very very less clearance. तो active clearance control क्यों कहते हैं? Because आपका जो FEDEC का जो engine है, it is actively controlling the clearance. इसको क्या कहते हैं? Clearance. Casing और टिप के बीच के जगह को हम लोग कहते हैं clearance. कितनी clearance है ना? So actively we are controlling the clearance. क्या कर रहे हैं? एयर केसिंग को ठंडा कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं ताकि एक्सियल वेलोसिटी मेंटेन पाए. Any doubts? We'll call it a day. Okay, so today is the last section of the compressors. Today we will be dealing with the last section of compressors. And today in this last section of compressors, I will be teaching you about the surge envelope. I will be teaching about the surge envelope. Please have a look at your groups, where in the group you will be having a diagram that I will be sending from Oxford, and फिर मैं आपको एक और दूसरी किताब से एक और diagram भेजूंगा. And then we will try to study कि ये diagram कहना क्या चाह रहा है. It's basically the same diagram, but the second diagram that I will send you, that's a little better than the first diagram. ठीक है? So कई बार क्या होता है, ये जो ऑक्सफोर्ड की किताब है, it's not always the best thing to study. Okay, you will have simpler materials elsewhere as well. On the x-axis, what do you have? You have mass flow, right? Yes or no? On the y-axis, you have the engine pressure ratio. You have the engine pressure ratio. So now, before I teach you about these two things, I want to teach you about it. जब आपका इंजन चलता है तो आपका इंजन जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जब आपका इंजन चलता है तो जब आपका इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, वो produces thrust. So we have to measure that thrust. Yeah, absolutely, we have to measure the thrust. So when you measure the thrust, you need a parameter to measure the thrust. What is the parameter to measure the thrust produced by the engine? There are two parameters to measure the thrust produced by the engine. Okay, let's have a look. The first parameter to measure the thrust of the engine is N1, and the second parameter to measure the thrust of the engine is E per. ठीक है, N1 क्या होता है? N1 is basically the, Ankit, you have it on the left and right respectively. Okay. So now N1 क्या होता है? N1 is the RPM of the low pressure compressor. Low pressure compressor is also the compressor, but also जो fan सामने रहता है उसको भी हम लोग low pressure compressor बोलते हैं. Okay. N1 आपको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? N1 is expressed in terms of percentage. 100% means full RPM. ठीक है? It's as of the percentage का load. Cool. Thereafter, we also have something known as E per. E per stands for engine pressure ratio. Engine pressure ratio. What is this? This is a pressure ratio between P1 and P8. What is P1? What is P8? You have the air intake, you have the compressor, you have the combustion chamber, you have the turbine, you have the exhaust. So it's basically P1 and P8 यहाँ का प्रेशर होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चेंज कितना है, रेशियो कितना है. P1 is to P8 होता है, P8 is to P1 होता है, P8 is to P1 होता है मेरे हिसाब से. तो P8 is to P1 होता है. I'll just confirm. Yes, it's P8 is to P1. It's P8 is to P1. ठीक है, कोई डाउट? ऑफ कोर्स सी बात है, एग्जॉस्ट का प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? सो जितना ज्यादा आपका एग्जॉस्ट का प्रेशर उतना ज्यादा आपका इंजन प्रेशर रेशियो की वैल्यू है. जनरली इट रिमेन्स इन अराउंड 0.8 से लेके 1.5 रेशियो के बीच में रहता है. यही रहती है ईपर की. ओके, नियर अबाउट. This is also a parameter. So this is what you call engine pressure ratio. It is the ratio of the outlet, the turbine outlet pressure and the compressor intake pressure. ये आपका वैसे जेट इंजन्स के लेटर ऑन वाले चैप्टर 9 वगैरह में आता है, अभी नहीं आता, बट ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया. ठीक है जी.
So let's talk. ये हो गया एक बार. Why did I teach you this? Because I wanted to show you this particular graph. I wanted to teach you this particular graph. As we have now understood, कि यार एक certain amount of RPM पे अगर आप हो या एक certain amount of engine pressure ratio पे हो, तो उसके लिए अगर इतने इंजन प्रेशर रेशियो पे तो इतना मास फ्लो होना चाहिए, इतने इंजन प्रेशर रेशियो पे तो इतना मास फ्लो होना चाहिए, इतने इंजन प्रेशर रेशियो में तो इतना मास फ्लो होना चाहिए. करेक्ट. अगर आपका इंजन प्रेशर रेशियो ज्यादा है और मास फ्लो कम है तो क्या होगा? स्टॉल और सर्ज. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ. What does this graph tell us? This graph tells us that this axis is the engine pressure ratio. That means here you have low power selected on the engine, high power selected on the engine. Easy. What is this? Air mass flow. Mass flow is less, mass flow is high. So we need to, हम लोग को सिंपल मालूम है ना भाई, जब प्रेशर रेशियो कम होगा मास फ्लो कम होना चाहिए, प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा मास फ्लो ज्यादा होना चाहिए. Just like this. So नियर अबाउट ग्राफ यही बनता है. इसने भी यही ग्राफ बनाया समवॉट, है ना. ये एक्चुअल फिगर्स हैं. अब उसने बोला ठीक है भाई, यू कैन मूव अबाउट हियर एंड देयर. हाँ तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमम होगा, लेकिन चलेगा तो सही इंजन. अगर तुम्हारा मास फ्लो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रेशर रेशियो, उस प्रेशर रेशियो में तुम्हारा मास फ्लो अगर ज्यादा है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. मास फ्लो ज्यादा जा रहा है ना, आरपीएम बढ़ जाएगी बाद में जाके. तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग लाइन है. प्रॉब्लम कब आती है? जब आपका मास फ्लो कम हो जाता है. इट बिकम्स साइड ऑफ दिस कर्व. सो स्टिल आपको मार्जिन. तो ये मार्जिन वाली लाइन क्या होती है? मार्जिन वाली लाइन ये होती है. वो कहता है कि भाई तुम इसके इधर आ गए ना तो भाई मौत है. सर्ज लाइन आसान. So this is the surge line. If you so at this particular engine pressure ratio, your mass flow should have been this, but it is now this value. If you go anything below this, the mass flow will decrease. That's a problem. Can we increase these engines? Yes, हम लोगों ने कल के दिन पढ़ा था. अब अगर ये मार्जिन की लाइन जो दो मैंने हटाई रेड वाली, वो ये वाली लाइनें थी, तो क्या मैं इनके मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ? यस. वेरिएबल स्टेटर वेन्स, वेरिएबल गाइड वेन्स से मैं ये मार्जिन को हटा सकता हूँ. ब्लीड से ये वाले मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ. अगर आपका मास फ्लो नहीं चल रहा था, इसके इतने मास फ्लो के नीचे नहीं चल पाएगा. बिकॉज ऑफ VIGBs अब वो चल पाएगा. इट्स दैट सिंपल. So they increase the margins, they increase the safety margins, right? Understood? पहले वो डायग्राम कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब लग रहा है. देखो वर्किंग लाइन है, एक सर्ज लाइन है. वर्किंग लाइन और सर्ज लाइन के बीच में कभी भी एक सेफ्टी मार्जिन है. उसके इधर जाओगे, अगर लाइन पे कहीं पे रहोगे तो स्टॉल है. अगर और ज्यादा आपने मास फ्लो कम कर दिया तो सर्ज है. यहाँ पे भी लेफ्ट में इंजन प्रेशर रेशियो है, इधर भी एयर फ्लो इंक्रीजिंग. लिखा वही है बट ज्यादा अंडरस्टैंडेबल वो है. अंडरस्टूड? पक्का? गुड. Now let us talk about the construction. Let us talk about these construction. Before I talk to you about the construction, चलो ठीक है. So talking about the construction of these compressor blades. Whenever you construct a building, you need to know कि यार ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की है, कितने पिलर लगाएंगे, कितना मोटा पिलर होना चाहिए, how much load will it take.
Exactly. So before you're constructing a compressor blade, you should know what kind of loads does it undergo. What kind of loads does it undergo? ठीक है. The first load that it undergoes is the centrifugal load. क्योंकि भाई अगर एक ब्लेड है एंड वो एक सेंट्रल हब के अराउंड ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर फेंकना चाहेगा. दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल लोड, राइट? है ना? सो द प्रॉब्लम फॉर दीज थिंग्स इज दैट कि ये इलोंगेट होने की कोशिश करते हैं. ऑल्सो 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 हीट की वजह से एक्सपेंशन भी हो सकता है इनका. सो यू हैव कौन कौन से लोड्स? यू हैव सेंट्रीफ्यूगल लोड्स, you have thermal loads, है ना? कोई डाउट? And they should also be easily replaceable. They should also be easily replaceable. तो इन सब को मिलाने के बाद हम लोगों को एक चीज पता चलती है बाबा कि इसको फिक्स करना है और लेगो पीसेस बनाना है. तो बाबा ये ब्लेड ले लो, तुम एक वेन ले लो, इसका ये जो बेस है ये बना लो, और ये बेस के नीचे ना तुम एक ऐसा टाइप का शेप दे दो उसको. ये लो, जो ब्लेड टूट गया उसको ऐसे करके निकालो, नया ब्लेड लो, उसको ऐसे करके अंदर डालो. सिंपल चीज. तो ये कौन सी टाइप की जॉइंट है? इसको हम लोग कहते हैं डवटेल जॉइंट. ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी, उसमें भी था, जो मैंने इजिप्ट एयर में जब मैं टीआर करा था. तो इससे क्या होता है, जब आप इसको डालते हो तो ये जो भी केसिंग के अंदर बैठेगा, ये जो भी केसिंग के अंदर बैठेगा जब ये घूमेगा, सो जब आप घूम नहीं रहा है, व्हेन इट इज फ्री टू मूव, यू कैन एक्चुअली जब आप हम लोग जब एक्सटर्नल करने जाते हैं एयरक्राफ्ट का, तो कभी कभार इंजन विंडमिल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वी कैन हियर द कंप्रेसर ब्लेड गो टिंग 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 टिंग. इट्स लूज, बट जब वो घूमेगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल लोड वो खिंच जाएगा, वो खिंच जाएगा आउटवर्ड एंड इट विल बिकम वेरी वेरी मजबूत. ठीक है जी. मटेरियल कौन सा यूज होता है? सामने की तरफ तो अलग अलग हम लोग मटेरियल यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो हाई प्रेशर कंप्रेसर जो है, यहाँ पे वी बेसिकली make this of three things. स्टील, ठीक है, जैसे 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 आप पीछे जाते हो तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जाता है. अब टेम्परेचर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जब आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर स्टेज आ जाता है, स्टील कैनॉट टेक इट, स्टील कैनॉट टेक इट. सो दैट इज व्हाई पीछे यू हैव निकल अलॉयज. स्टील के भी आगे कहाँ पे टाइटेनियम के भी यूज होते हैं, बट टाइटेनियम इज एक्सपेंसिव. But titanium is expensive. But titanium is very very lightweight. Titanium is very very lightweight as well. ठीक है. But this will be the sequence. टाइटेनियम मटेरियल क्यों? उसकी हीट टॉलरेंस अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहती है. तो टाइटेनियम पीछे क्यों नहीं? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ टॉलरेंस उतनी भी ज्यादा नहीं. स्टील की स्ट्रेंथ टॉलरेंस ज्यादा है, उससे ज्यादा
निकल की अब निकल की तो निकल क्योंकि बिकॉज टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज द रोटर वेन. ये जो बनाया मैंने रोटर की वेन है. So the rotor vein is connected to the disc, the rotor disc. But what is the stator connected to? The stator is connected to the casing. ठीक है, और इनके ऊपर होते हैं श्राउड्स. ठीक है, तो ये आपका केसिंग है. केसिंग है. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो रोटर था ना, इसके रोटर के इसमें हम लोगों ने उसके एज, रोटर का जो एंड था, या सॉरी जो स्टेटर का जो वेन का जो ये वाला एरिया है, इसको हम लोगों ने चौड़ा बना दिया. इसको हम लोगों ने चौड़ा बना दिया. क्या बना दिया? चौड़ा बना दिया. चौड़ा बनाने से क्या हो गया, ये चौड़ा बना हुआ सेक्शन है और ये जो चौड़ा बना हुआ सेक्शन है. अब अगर वेन खुली ऐसे होती तो वो वाइब्रेट करने के लिए हो सकती थी. दे कुड हैव बिकम लूज ओवर टाइम. अगर थर्मल एक्सपेंशन होता, अगर ये वेन सिर्फ ऐसे रहती तो थर्मल एक्सपेंशन इस जगह पे होता. लेकिन अगर तुमने वेन के एंड को ऐसा बनाया हुआ है तो थर्मल एक्सपेंशन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा. पहली बात. ठीक है. दूसरी बात, इफ यू आर नॉट गिविंग देम इनफ स्पेस, एक वेन दूसरे वेन से जुड़ा हुआ है, तो पहली बात तो वाइब्रेशन नहीं होगा, है ना. दैट इज शराउडिंग. ठीक है. निकल बेस्ड अलॉयज का फटीग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है. ठीक है, कोई डाउट? नाउ लेट मी शो यू. Remember that video that I had shown you? उसमें मैंने आपको बोला था यार, वो एक कंप्रेसर फैन ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, उसका एक सिरा था, उसका दूसरा सिरा था, बीच में थोड़ा गैप सा था, और मैंने आपको बोला था उस गैप के अंदर वो हनीकॉम स्ट्रक्चर है. लुक एट द इमेज दैट आई हैव सेंट इन द ग्रुप. सो एक काम करो, ये वाले एरिया को देखो. जानवी, इस एरिया को जो स्क्रीन पे, उसको देख के बता कि कॉनकेव सरफेस कौन सा है, कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है. कौन सा वाला एरिया? अभी जितना भी स्क्रीन में दिख रहा है ना. हाँ जी. ठीक है. आपको मालूम है ना कॉन्वेक्स कैसा होता है? अगर मान लो ये कटोरा है तो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है. कॉनकेव गड्ढे की तरह, केव की तरह होता है. कॉन्वेक्स ऐसा सी टाइप की तरह होता है. आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव मालूम है. अब आपको स्क्रीन में सिर्फ इतना दिख रहा है. हाउ डू यू नो विच वन इज कॉन्वेक्स, हाउ डू यू नो विच वन इज कॉनकेव? Can you make out? Because you will look at the base. Understood? अब पता चला कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे पता चलता है. ठीक है, क्योंकि ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है. कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस. अब देखो, ये एक सिरा ब्लू वाला है, दूसरा सिरा यहाँ पे ब्लू वाला है, बीच में हनीकॉम का स्ट्रक्चर. ठीक है. क्यों बनाया जाता है? लाइट वेट है, स्ट्रेंथ बड़ा है. ठीक है जी. कोई डाउट नहीं? चलो, lastly I will teach you about how can this entire thing get destroyed. Construction है तो construction destroy क्यों होती है? Construction can get destroyed because of 2 to 3 things.
फर्स्टली फ्लेम्स ऑफ कोर्स, कि अगर हाँ एकदम तुमने इसके ऊपर गरम गरम लपटें छोड़ दी। बट बट हम लोग पता है जब टाइप राइटिंग कर रहे थे तो हम लोगों को बताते थे कि जो इंजन होते हैं ना, अब अगर मैं वही इंजन एमिरेट्स को दूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ CFM इंटरनेशनल इंजन्स का, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, एंड मैं वही इंजन एमिरेट्स को देता हूँ और मैं वही इंजन मे बी मैं कनाडा के किसी कंपनी को देता हूँ। कनाडा के जो कंपनी है ना उसको ऑपरेशनल कॉस्ट कम आएगी, कनाडा की जो कंपनी है उसको ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम आएगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। क्यों? बिकॉज इट मेक्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस कि आप एक इंजन को कहाँ ऑपरेट कर रहे हो। जनरली अगर आप उनको मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है एंड सैंड बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है सैंड किससे बनता है? नहीं नहीं, सैंड इज व्हाट कंपाउंड, सिलिकॉन सल्फर क्या? पता करो। सैंड मोस्टली कंटेन सिलिकॉन और सल्फर, मेरे को याद नहीं आ रहा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। वेरी गुड। नाउ गूगल व्हाट इज ग्लास मेड अप ऑफ, सिलिकॉन और सल्फर। I always used to get confused between silicon and sulfur. SI या S? मेरे हिसाब से SI है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ना हम लोगों ने। सिलिकॉन ऐसा ही होता है और सल्फर एस होता है। हाँ, सल्फर नहीं होगा, सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन ही होता है इसमें भी, दोनों में सिलिकॉन है। वेरी गुड। सो अब इमेजिन करो वही रेगिस्तान की रेत आपके कंप्रेसर के अंदर जा रही है, कंप्रेशन चेंबर के अंदर जा रही है, 2000 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रही है, रेत पिघल रही है, पीछे जाके टरबाइन में जाके लग रही है और वहां पे जाके जम रही है। ग्लास बन जाता है डस्ट का, कंबशन चेंबर के थ्रू जाओगे। Then over a period of time your entire turbine will go off. फ्यूल में क्या रहता है? फ्यूल में सल्फर रहता है, फ्यूल में सल्फर कंटेंट रहता है। अब वो सल्फर जब बर्न होके टरबाइन में जाता है तो वो उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है मेटल की, वेन्स की, वो खराब कर देता है। इंडस्ट्रियल डस्ट पोल्यूशन, also if you are flying a lot over the ocean, a low flying over the ocean, जैसे C-17 ग्लोबमास्टर को अगर, या फिर वो इंजन जो होते हैं ना जो समुद्र से पानी लेते हैं एंड फिर वो उसको फॉरेस्ट के ऊपर ड्रॉप करते हैं, उन सब में और क्या दिक्कत आती है? बिकॉज दे टेक इन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, सी सॉल्ट। तो सी सॉल्ट इज अ वेरी वेरी बिग कंपोनेंट, दैट इज आल्सो गिविंग यू अ प्रॉब्लम। ये सारे ब्लेड्स की एफिशिएंसी कम कर देते हैं। सो टू रिमूव ऑल ऑफ दिस व्हाट डू यू डू? कुछ नहीं, कंप्रेसर के अंदर पानी छिड़ो, वाटर ट्रीटमेंट से उसको साफ करो, ठीक है? उसके बाद ड्राई क्रैंक कर दो इंजन को, हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसैलिनेशन वॉश। क्या करते हैं? फ्रेश वाटर उसके अंदर फेंकते हैं, पूरा इंजन को अंदर से चकाचक क्लीन हो जाएगा पानी से। फिर हम लोग क्या करेंगे? जहाज ऑन करेंगे और इंजन को ड्राई क्रैंक करेंगे ताकि अंदर का सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। कोई डाउट? इससे क्या होगा? सर्विस लाइफ बढ़ जाएगी। जो इंजन मान लो 20,000 घंटे के बाद फेल होना था, 40,000 उसकी लाइफ हो जाएगी। कोई डाउट? दैट इज ऑल अबाउट कंप्रेसर्स।
सो कुछ नहीं हम लोगों ने सीखा, सिंपल सी चीज सीखी। पहला, इंडियन प्रेशर रेशियो क्या होता है, N1 क्या होता है, थ्रस्ट किससे नापी जाती है, सर्ज स्टॉल लाइन, उसका चार्ट हम लोगों ने सीखा। कंस्ट्रक्शन सीखा, श्राउडिंग क्या होती है वो समझा, वाइब्रेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं वो समझा, स्ट्रेटर वेन्स की कैसे होती है, इसकी कैसे होती है, हनीकॉम स्ट्रक्चर देखा, एंड लास्टली वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन दैट अ वेन कैन अंडरगो। ठीक है।